तो आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो हम लोग का टॉपिक चल रहा था वर्किंग स्ट्रेस मेथड। तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड क्या होता है वो भी हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया हुआ था कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड क्या है। फिर उसी टॉपिक के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि जो हमारी बीम्स हैं बीम्स कितने टाइप्स की होती हैं, कितने टाइप्स की मतलब क्या, कौन सी हमारी सिंगली रेनफोर्स बीम होती है, कौन सी हमारी डबली रेनफोर्स बीम होती है और किस प्रकार की बीम को हम लोग फ्लैंज बीम बोलते हैं। तो मैंने आप लोगों को ये बताया हुआ था जो हमारी सिंगली रेनफोर्स बीम है, सिंगली रेनफोर्स के बीम को मतलब क्या है हमारा, मान लीजिए लाइक एज हमारे पास क्या है, कोई भी एक सिंपली सपोर्टेड बीम है। सिंपली सपोर्टेड बीम जैसा कि हम लोग जानते हैं, सिंपली सपोर्टेड बीम पे सिर्फ ओनली क्या होता है, बॉटम फाइबर पे ही टेंशन आता है। जब हमारी क्या है सिंपली सपोर्टेड बीम है, उस पे जो बॉटम फाइबर है, बॉटम फाइबर का मतलब क्या है, न्यूट्रल एक्सिस से नीचे वाला जो हमारा फाइबर होता है, ये न्यूट्रल एक्सिस से नीचे वाला पोर्शन होता है, वहां पे क्या था, टेंशन आता है। तो हमें पता है कि हम लोग किसी भी बीम में टेंशन फोर्स को रजिस्ट करने के लिए क्या करते हैं, वहां पे स्टील यूज करते हैं या स्टील प्रोवाइड करवाते हैं। क्यों करवाते हैं, सिर्फ टेंशन के लिए कि एक्चुअली में कंक्रीट क्या होता है, कंक्रीट खुद ऑलरेडी कंप्रेशन मेंबर है। कंक्रीट खुद ऑलरेडी कंप्रेशन मेंबर है, कंप्रेशन फोर्स को अच्छे से रजिस्ट कर सकता है, ये टेंशन फोर्स को रजिस्ट नहीं कर सकता है। तो सिर्फ उसी टेंशन फोर्स को रजिस्ट करवाने के लिए हम लोगों ने क्या किया, तो वहां पे स्टील प्रोवाइड की हुई थी। ओके, यदि वो स्टील सिर्फ हमने टेंशन फाइबर में प्रोवाइड की है तो इस प्रकार की बीम को हम लोगों ने सिंगली रेनफोर्स बीम बोला हुआ था। नेक्स्ट, डबली रेनफोर्स बीम। डबली रेनफोर्स बीम का मतलब क्या है कि हम लोगों ने यदि टेंशन के साथ साथ कंप्रेशन फाइबर में भी स्टील प्रोवाइड किए, हम लोगों ने यदि टेंशन के साथ साथ कंप्रेशन फाइबर में भी स्टील प्रोवाइड की है, तो इस केस में जो हमारा बीम सेक्शन होगा, ये बीम होगी, तो बीम क्या कहलाएगी, डबली रेनफोर्स बीम कहलाएगी। अब बात आती है सर यहाँ पे फ्लैंज बीम की। ठीक है, फ्लैंज बीम के हमारे दो पार्ट होते हैं, एक होती है टी बीम, दूसरी होती है एल बीम। टी बीम और एल बीम दोनों को मैंने आप लोगों को बताया हुआ था किस प्रकार की बीम को हम लोग टी बीम बोलते हैं, किस प्रकार की बीम को हम लोग बोलते हैं। जिसका शेप बिल्कुल टी जैसा होता है तो उस प्रकार की बीम क्या बोलते हैं, टी बीम बोलते हैं। और जिसका शेप बिल्कुल एल जैसा होता है उस प्रकार की बीम को हम लोग एल बीम बोलते हैं। एल बीम का एक दूसरा नेम और होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंड बीम भी बोलते हैं। एल बीम को अपने रजिस्टर में, अपने नोट्स में वहां पे नोट डाउन कर लीजिए कि एल बीम को हम लोग इंड बीम भी बोलते हैं। फिर टी बीम या एल बीम से रिलेटेड मैंने आप लोगों को दो पॉइंट और बताए हुए थे। एक पॉइंट बताया हुआ था मोनोलिथिकली। मोनोलिथिकली का मतलब होता है साथ साथ, मतलब जब स्लैब के साथ बीम की कास्टिंग की जाती है तो उस प्रकार के स्ट्रक्चर को मोनोलिथिक स्ट्रक्चर कहते हैं। एक दूसरा आता है सिर्फ आइसोलेटेड। आइसोलेटेड का मतलब क्या है कि मान लीजिए कि मेरे पास क्या है कि हमें सिर्फ ओनली टी बीम कास्ट करनी है, तो मैं इस प्रकार से सिर्फ ओनली टी टाइप का स्ट्रक्चर बना के, टी टाइप की संरचना बना के उसकी कास्टिंग कर दूं, ये क्या हो गई, टी बीम हो गई। वहीं पे ये मान लीजिए क्या, ये ओवरऑल पूरी बीम है। मान लीजिए जो यहाँ पे ये जो ब्लू कलर से यहाँ पे इंडिकेट हो रहा है, ये क्या है, मान लीजिए पूरी ओवरऑल क्या है, यहाँ पूरी स्लैब है। इस स्लैब के साथ मेरी इस बीम को कास्ट कर रहा हूँ, इस स्लैब के साथ मान लीजिए मैंने यहाँ पे इतनी बीम ये कास्ट कर दी। तो इस प्रकार के अब यदि ये स्लैब, यदि बीम और स्लैब एक साथ कास्ट हो रही है तो इस प्रकार की बीम को हम लोग क्या बोलेंगे, मोनोलिथिक बोलेंगे। यदि सिर्फ ओनली हम लोग क्या करते हैं, ओनली टी शेप का स्ट्रक्चर, ये मान लीजिए आपको बिल्कुल टी शेप का स्ट्रक्चर लग रहा होगा, यदि इस तरीके का आपका स्ट्रक्चर बना हुआ है, इस तरीके का स्ट्रक्चर हम लोग कास्ट करते हैं, सिर्फ ओनली टी को ही कास्ट करते हैं, तो उस प्रकार की बीम को हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोलेटेड टी बीम बोलेंगे। ओके, तो यहाँ पे मोनोलिथिक और आइसोलेटेड दोनों का मींस आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मोनोलिथिक का मतलब क्या होता है कि बीम के साथ जब स्लैब की कास्टिंग की जाए उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोलिथिक बीम बोलते हैं। वहीं पे जब सिर्फ ओनली बीम की कास्टिंग की जाए, कास्टिंग मींस होती है ढलाई। जिनको कास्टिंग का मीन्स ना समझ में आ रहा हो, कास्टिंग का मतलब क्या होता है, ढलाई। यदि सिर्फ हम लोग बीम की के लिए ढलाई करते हैं, बीम मीन्स धरन, धरन की के लिए ढलाई करते हैं, ठीक, तो वो हमारा क्या होगा, आइसोलेटेड में कहलाएगा। ठीक है, वो क्या कहलाएगा, आइसोलेटेड धरन कहलाएगी। बट वहीं पे यदि स्लैब के साथ, यदि छत के साथ हम लोग बीम की ढलाई करते हैं, आप आजकल आप लोगों ने जनरली देखा होगा कि बीम के साथ ही स्लैब की कास्टिंग की जाती है, ये स्लैब के साथ ही बीम की कास्टिंग की जाती है, तो इस प्रकार के स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे, मोनोलिथिक स्ट्रक्चर बोलेंगे। ओके, फिर नेक्स्ट मैंने आप लोगों को यहाँ पे WM के कुछ एजम्पशन बताए हुए थे।
कुछ इसकी सीमाएं बताई हुई थी कि कौन कौन सी हमारे पास सीमाएं हैं। तो एजम्पशन से रिलेटेड मैंने आप लोगों से बोला हुआ था कि बेटा जितनी जल्द से जल्द पॉसिबल हो सके IS 456-2000 मंगवा लीजिए। ओके, इससे रिलेटेड मैंने अपने जो मेरा टेलीग्राम खुद का टेलीग्राम चैनल है सिविल टेक बाय विनीत सर, उसमें इस IS कोड की PDF फाइल भी वहां पे अपलोड कर रखी हुई है। जिनको नहीं मिल रही है वहां से PDF फाइल लेके उसका प्रिंट ले ले। ओके, वो IS कोड आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं जितने भी यहाँ पे फैक्ट लिखवा रहा हूँ, चाहे एजम्पशन हो या फॉर्मूले हो या फैक्ट्स हो, वो फैक्ट सभी फैक्ट आप लोगों को IS 456-2000 में मिल जाएंगे। लास्ट क्लास में जो हम लोग एजम्पशन पढ़ रहे थे, एजम्पशन में हम लोगों ने क्या देखा हुआ था, एक टर्म आया हुआ था मॉडुलर रेशियो। मॉडुलर रेशियो जिसको हम लोगों ने स्मॉल m से इंडिकेट किया था। मॉडुलर रेशियो m बराबर मैंने लिखवाया हुआ था 280/3 सिग्मा CBC। तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा था कि सर आपने फॉर्मूला लिखवाया हुआ है m बराबर 280/3 सिग्मा CBC, बट यहाँ पे 3 छोड़ दीजिए, बट सिग्मा CBC क्या है। इसी प्रकार से मैंने एक और फॉर्मूला आप लोगों को लिखवाया हुआ था कि m बराबर ES/EC, m बराबर ES/EC, और ES और EC का मीन्स मैं यहाँ पे आप लोगों को लास्ट क्लास में बता चुका था कि ES का मतलब क्या होता है और EC का मतलब क्या होता है। ओके, तो मैंने क्या बताया हुआ था कि जो हमारा ES है वो ES क्या है और EC है वो EC क्या है। तो यहाँ पे देख लीजिए, मैंने आप लोगों को क्या बताया हुआ था कि m बराबर ES/EC। ठीक, यहां पे हमारा ES क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील। वहीं पे जो EC है, EC क्या होता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। ठीक, इनकी कुछ अलग अलग वैल्यू होती है। वो वैल्यू कितनी होती है, वैल्यू यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। ठीक, ES की वैल्यू किसके लिए, माइल्ड स्टील के लिए। ध्यान दीजिएगा, माइल्ड स्टील के केस में जो ES की वैल्यू होती है वो होती है 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm²। वहीं पे EC की जो वैल्यू होती है, EC की वैल्यू से रिलेटेड मैंने यहाँ पे आप लोगों को दो फार्मूले बताए थे। एक क्या बताया था, एक फार्मूला बताया था 5000 रूट FC के, दूसरा बताया था 5700 रूट FC के। ओके, मैंने यहाँ पे आप लोगों को इस EC की दो वैल्यू बताई थी, दो फॉर्मूले बताए थे, बट इनका यूज ही बताया हुआ था कि कहाँ पे हमें किसका यूज करना है। मान लीजिए क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोल रहा है, क्वेश्चन में उसने कुछ भी नहीं बोला है, तब हमें क्या करना है, 5000 रूट FC का यूज करना है। ये किसके अकॉर्डिंग वैल्यू होती है, 5000 रूट FC के, ये वैल्यू है हमारे IS 456-2000। ओके, ये वैल्यू हमारी है IS 456-2000। वहीं पे 5700 रूट FC के, ये वैल्यू किसकी है, किसके अकॉर्डिंग है, तो ये वैल्यू है हमारी IS 456-1978। ओके, इसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू दे रखी। यदि क्वेश्चन में उसने आपसे कुछ भी नहीं बोला है तो हमें सिर्फ हमेशा 5000 रूट FC का ही प्रयोग करना है। यदि वो बोल देगा कि बेटा जो हमें वैल्यू यूज करनी है वो 1978 के अकॉर्डिंग यूज करनी है, तब हम लोग ये वाली वैल्यू यूज करेंगे। अदरवाइज हम लोग क्या करेंगे, 5000 रूट FC का ही प्रयोग करेंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया हुआ था क्या, m बराबर 280/3 सिग्मा CBC। ठीक, यहां पे बात ये आती है कि सर ये सिग्मा CBC क्या है। तो सबसे पहले यहां पे समझ लीजिए कि सिग्मा CBC क्या है। सिग्मा CBC क्या इसकी कोई फिक्स वैल्यू होती है या इसको हम लोग कहीं से निकालते हैं। तो अभी सबसे पहले ये जानिए आप लोग कि सिग्मा CBC क्या है, फिर इसको हम लोग कैसे निकालते हैं। इसका निकालने का तरीका एक्चुअली में क्या होती है, इसकी एक टेबल होती है, हम लोग टेबल से हमें याद करनी होती है, बट हमें इनकी वैल्यू याद नहीं करनी है।
मैं आप लोगों को ये वैल्यू निकालने की ट्रिक बताऊंगा कि कैसे ये वैल्यू निकलेगी। ओके, तो यहाँ पे देख लीजिए जो हमारा सिग्मा सीबीसी है, सिग्मा सीबीसी क्या होता है? परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन बेंडिंग। ठीक, लिख लीजिए यहाँ पे परमिसिबल परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन बेंडिंग। ठीक, यहाँ पे देख रहे होंगे जैसा उसका यहाँ पे जो हमने सिंबल्स, जो यहाँ पे सिंबल या जो नोटेशंस हमने यूज किए हैं, नोटेशंस के हिसाब से ही वहां पे मैंने इसमें लिखा हुआ सी। सी का मतलब कंप्रेसिव, बी का मीन्स है बेंडिंग, ठीक है, और सी का मीन्स क्या है? कंक्रीट। ठीक, यानी परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन बेंडिंग। ध्यान दीजिए यहाँ पे जो मैं जितने भी सिंबल मैंने यहाँ पे यूज किए हैं, पहले सी का मतलब क्या है? कंप्रेशन, ये कंप्रेसिव। ओके, इसके बाद बी, बी का मतलब क्या हुआ? बेंडिंग। नेक्स्ट जो लास्ट सी है इसका मतलब क्या है? कंक्रीट। ओके, कहीं कहीं पे ये सिग्मा सीबी के रूप में भी लिखा हुआ आपको मिलेगा, तो वहां कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि सर ये सिग्मा सीबीसी होता है या सिग्मा सीबी होता है। ओके, तो मैंने यहाँ पे आप लोगों को क्या बताया कि जो हमारा सिग्मा सीबीसी है वो क्या है? परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन बेंडिंग। ओके, इनकी वैल्यू हम लोग कैसे याद करेंगे या कैसे निकालेंगे? अभी जस्ट सिर्फ ओनली 2 मिनट्स का वेट कीजिए, मैं आप लोगों को बताता हूं कि इसकी वैल्यू हमें याद नहीं करनी है, मैं आप लोगों को इसकी वैल्यू निकालने की ट्रिक बताऊंगा। नेक्स्ट हेडिंग यहाँ पे डाल लीजिए, नेक्स्ट हेडिंग है तुम्हारी फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी, फैक्टर ऑफ सेफ्टी का मतलब क्या है? फैक्टर ऑफ सेफ्टी, इसका एक सीधा सा मतलब ये होता है कि मान लीजिए हम लोग किसी आरसीसी स्ट्रक्चर की डिजाइनिंग कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं? किसी भी आरसीसी स्ट्रक्चर की डिजाइनिंग कर रहे हैं। ओके, और उस स्ट्रक्चर पे जो लोड आ रहा है, मान लीजिए कि हमें क्या करना है? 100 किलो न्यूटन के लोड के लिए इस आरसीसी स्ट्रक्चर को डिजाइन करना है। कोई हमारे पास क्या है? कोई एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, मान लीजिए ये हमारी क्या है? मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, और इस बिल्डिंग को, ये इस बिल्डिंग की जो हमें डिजाइनिंग करनी है, इस बिल्डिंग की हमें डिजाइनिंग क्या करनी है? किस बेस पे? कि इस पे सिर्फ इतने का ही लोड आना है, इस पे सिर्फ इतने का ही लोड आना है, 100 किलोमीटर का। बट मान लीजिए बाई चांस या किसी कारणवश इस पे जो लोड आ रहा है वो लोड मान लीजिए बढ़ गया। कैसे बढ़ गया? मान लीजिए आपके घर में कोई फंक्शन है या कोई पार्टीज है, या कुछ ऐसे बहुत सारे रीजन आ जाते हैं, उन रीजन की वजह से हम लोगों ने सिर्फ इस स्ट्रक्चर को 100 किलो न्यूटन लोड के लिए ही डिजाइन किया है, कि जैसे ये 100 से, जैसे इसकी वैल्यू 100 से क्रॉस होती है, मतलब कि यदि ये 100.5 या 101 हो रही है, तो ये स्ट्रक्चर हमारा क्या हो जाएगा? कोलैप्स हो जाएगा, मतलब स्ट्रक्चर हमारा फेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्ट्रक्चर हमारा फेल हो जाएगा। तो इसकी, कि हमारा स्ट्रक्चर फेल ना हो, इसकी पर्पस को या इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पे जब भी किसी आरसीसी स्ट्रक्चर की डिजाइनिंग करते हैं, तो डिजाइनिंग करते समय वहां पे एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी का प्रयोग करते हैं। फैक्टर ऑफ सेफ्टी का मतलब क्या हुआ? कि यदि वहां पे जो हमारा लोड आ रहा है, कितना आ रहा था? 100 किलो न्यूटन आ रहा था। ओके, 100 किलोमीटर आ रहा था, तो इस 100 किलोमीटर में हम लोग एक सुरक्षा गुणांक मीन फैक्टर ऑफ सेफ्टी से गुणा करवा देंगे, एक सुरक्षा गुणांक फैक्टर ऑफ सेफ्टी से गुणा करवा देंगे। इसके बाद जो यहाँ पे हमारा निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा? डिजाइन लोड निकल के आएगा, कि मतलब कि हमें इतने लोड के लिए इस स्ट्रक्चर को डिजाइन करना है।
ठीक। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या है? एक ऐसा सुरक्षा गुणांक है जो उस संरचना की सुरक्षा के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारा अपकमिंग लोड है या आने वाला बिल्डिंग का लोड है, बिल्डिंग में आने वाला लोड, चाहे अब इस लोड में हमारा डेड लोड, लाइव लोड, सभी लोड कंसीडर होंगे। जो यहाँ पे 100 किलोमीटर मैंने लिया है, इस लोड में हमारे क्या होगा, सभी लोड हो गए। अब सभी लोड का मतलब क्या है? डेड लोड भी होगा, विंड लोड भी होगा, अर्थक्वेक लोड भी होगा, ठीक है, या उसमें विंड लोड, मतलब एक्स वाई जेड जितने भी टाइप के लोड है, सभी लोड इस पे हमारे कंसीडर है, इंक्लूड है। ओके। जब सभी लोड इस पे इंक्लूड है तो हमने क्या किया, हमें इस बिल्डिंग की या इस स्ट्रक्चर की डिजाइनिंग करनी थी। यदि हम लोग 100 के हिसाब से डिजाइनिंग कर लेते, मान लीजिए बाई चांस किसी कारणवश ये लोड की वैल्यू इंक्रीज हो जाती, तब तो हमारा स्ट्रक्चर क्या हो जाता, फेल हो जाता। तो उसी फेल होने से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी, एक सुरक्षा गुणांक का गुणा करवा देते हैं। एक सुरक्षा गुणांक का हम लोग गुणा करवा देते हैं। जब सुरक्षा गुणांक गुणा करवा देते हैं तो यहाँ पे जो डिजाइन लोड की वैल्यू होती है वो इंक्रीज हो जाती है। कैसे इंक्रीज होती है, कितनी कितनी हम लोग कंसीडर करते हैं, तो वो वैल्यू यहाँ पे देख लीजिए। फॉर कंक्रीट, कंक्रीट के लिए हम लोग जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंसीडर करेंगे, ठीक, ध्यान दीजिएगा। अभी मैं आप लोगों के सामने बात कर रहा हूं फैक्टर ऑफ सेफ्टी की। किसकी? फैक्टर ऑफ सेफ्टी की। ठीक, क्यों? क्योंकि ये हमारा WSM मेथड है, वर्किंग स्ट्रेस मेथड है। बट नेक्स्ट टॉपिक में जो हमारा LSM मेथड होगा, ठीक, तो LSM मेथड में मैं वहां पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी की ना बात करके पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी की बात करूंगा। किसकी बात करूंगा? पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी की बात करूंगा। ओके। तो ध्यान दीजिएगा, दोनों में टर्म, एक में सिर्फ ओनली WSM में फैक्टर ऑफ सेफ्टी है और LSM में हमारा क्या है, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी है। ओके। LSM मेथड में पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी है, WSM मेथड में सिर्फ हमारा क्या, फैक्टर ऑफ सेफ्टी है। तो लिख लीजिए यहाँ पे कि हम लोग जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज करते हैं, तो फॉर कंक्रीट के लिए, कंक्रीट के केस में देखो, कंक्रीट के केस में फर्स्ट पॉइंट यहां पे लिखिए, यदि कंक्रीट हमारी किसमें है, बेंडिंग कंप्रेशन में है। कंक्रीट किसमें है? बेंडिंग कंप्रेशन। ओके। यदि कंक्रीट हमारी बेंडिंग कंप्रेशन में है, इस केस में हम लोग यहाँ पे जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंसीडर करेंगे वो 3 कंसीडर करेंगे। वहीं पे यदि ये डायरेक्ट कंप्रेशन में है, किसमें है, डायरेक्ट कंप्रेशन में है, तो डायरेक्ट कंप्रेशन के केस में यहाँ पे हम लोग जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंसीडर करेंगे वो 4 कंसीडर करेंगे। ध्यान दीजिएगा, बेंडिंग कंप्रेशन के केस में 3 कंसीडर करेंगे, वहीं पे डायरेक्ट कंप्रेशन के केस में 4 कंसीडर करेंगे। ये था कंक्रीट का केस। अब बात हम लोग कर लेते हैं स्टील की। एक्चुअली में कोई भी हमारा आरसीसी स्ट्रक्चर है, उस आरसीसी स्ट्रक्चर में हम लोग क्या करते हैं, ये तो कंक्रीट की यूज करेंगे और उस कंक्रीट के साथ साथ हम लोग साथ में स्टील का भी प्रयोग करते हैं। तो स्टील की जो यहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम लोग यूज करेंगे 1.78 यूज करेंगे। कितनी यूज करेंगे? 1.78। अब आप लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन ये होना चाहिए, सर कंक्रीट के केस में हम लोग 3 और 4 यूज कर रहे हैं, जबकि वहीं पे स्टील के केस में 1.78 यूज कर रहे हैं। तो इसका बेसिक सा यहाँ पे रीजन समझिए कि हम लोग, क्वेश्चन हमारा क्या है कि कंक्रीट में जो हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी है वो 3 या तो 4 है, ठीक, बट वहीं पे स्टील पे जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.78। ऐसा क्यों? तो ऐसा व्हाई, ठीक। तो इसका रीजन यहाँ पे देखिए, ये ऐसा हमने यहाँ पे क्यों लिया है, इसका मेन रीजन ये हमारा है, मेन रीजन देख लीजिए क्या है। मेन रीजन है कि कंक्रीट की जो मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, कंक्रीट की क्या की जाती है, किसी या तो आरएमसी प्लांट पे बनाई जाएगी। कहां बनाई जाएगी? ये जो हमारे रेडी मिक्स कंक्रीट प्लांट है उस प्लांट पे बनाई जाएगी, या इस कंक्रीट को साइट पे बनाया जाएगा। कंक्रीट को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये तो किसी आरएमसी प्लांट, आरएमसी को फुल फॉर्म होता है रेडी मिक्स कंक्रीट प्लांट, ओके, आरएमसी प्लांट या साइट का प्रयोग करेंगे। मतलब हमें जहां पे कंक्रीट यूज करनी है हम लोग क्या करेंगे, वहीं पे कंक्रीट बना लेंगे। तो वहां पे हम लोग इस कंक्रीट की क्वालिटी कंट्रोलिंग कम कर पाते हैं।
क्वालिटी कंट्रोलिंग कम कर पाते हैं, मतलब उसकी जो गुणवत्ता है प्रॉपर गुणवत्ता को हम लोग बना करके नहीं रख पाते हैं, इसलिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू हम लोग ज्यादा कंसीडर करते हैं। क्यों? क्या बताया मैंने कि कंक्रीट के केस में इसकी क्वालिटी कंट्रोलिंग अच्छे से नहीं हो पाती है। जब क्वालिटी कंट्रोलिंग अच्छे से नहीं हो पाती है तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, इसके लिए जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज करते हैं, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितनी कितनी यूज करते हैं, तो बेंडिंग के केस में 3 यूज करते हैं और डायरेक्ट कंप्रेशन के केस में यहाँ पे क्या करते हैं 4 यूज करते हैं। ओके, बट स्टील के केस में क्या है कि स्टील हमें पता है कि इसका जो हम लोग निर्माण करेंगे किसी फैक्ट्री से करेंगे। कहां से करेंगे? किसी फैक्ट्री से या मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से। कहां से करेंगे? मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से। अब आप लोग जानते हैं कि स्टील या सरिया का निर्माण किसी फैक्ट्री से होगा या मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से होगा, तो इसके जितने भी हमारे क्या है कंपोजिशन है, इसके जितने भी कंपोजिशन है, किसके कंपोजिशन? इस स्टील के जितने भी कंपोजिशन है या उसमें जो भी केमिकल हम लोग यूज कर रहे हैं उनकी एक प्रॉपर क्वालिटी कंट्रोलिंग हो जाती है। एक निश्चित मात्रा में ही हम लोग यूज करते हैं कि इसमें इतने मिलीग्राम, ये इतने परसेंटेज इसमें ये यूज करना है, इतने परसेंटेज इसमें आयरन यूज करना है, इतने परसेंटेज इसमें कार्बन यूज करना है। तो वहां पे प्रॉपर तरीके से हम लोग क्या कर देते हैं, प्रॉपर तरीके से क्वालिटी कंट्रोलिंग हमारी हो जाती है। जब प्रॉपर तरीके से वहां पे क्वालिटी कंट्रोलिंग हो जाती है, ठीक, इसीलिए जब प्रॉपर तरीके से वहां पे क्वालिटी कंट्रोलिंग हो गई तो इसीलिए वहां पे हम लोग जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज करते हैं वो कम यूज करते हैं, क्योंकि हमें पता है ये हमने यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोलिंग सही से की है, मतलब ज्यादा स्ट्रेंथ देगा। अब इसका मतलब क्या है, जैसा मैंने आप लोगों को एक एग्जाम्पल लेके बताया हुआ था, मान लीजिए क्या कंक्रीट है। ओके, कंक्रीट है, इस कंक्रीट पे 100 किलो न्यूटन का लोड आ रहा है। ये लोड क्या है? जो उस पे लोड आने वाला है। हमें क्या करना है, इससे डिजाइन लोड निकालना है कि हमें यहाँ पे लोड तो इतना आ रहा है बट यहाँ पे डिजाइन लोड कितना होगा, यहाँ पे डिजाइन लोड कितना होगा। तो देखिए, यदि हम लोग यहीं पे बेंडिंग कंप्रेशन में यूज करेंगे तो बेंडिंग के केस में मैंने आप लोगों को फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या बताया था, 3 बताया था। बट डायरेक्ट कंप्रेशन के केस में मैंने यहाँ पे आप लोगों को जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है 4 बताया था। तो मैंने क्या बताया कि जो भी लोड है इस लोड का यदि हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा दें फैक्टर ऑफ सेफ्टी से, तो जो हमें वैल्यू मिलती है वो डिजाइन लोड की वैल्यू मिलती है। किसकी मिलती है? डिजाइन लोड की। अब बताइए, जब मैंने इसमें 3 में 100 का मल्टीप्लाई करवा दिया कितना हो गया? 300। एक्चुअली में इस पे लोड आ कितना रहा था? 100 का, लेकिन हम लोग डिजाइन कितने कर रहे हैं? 300 किलो न्यूटन के लिए इस आरसीसी स्ट्रक्चर को, ये कंक्रीट स्ट्रक्चर को हम लोग डिजाइनिंग कर रहे हैं। तो अब बताइए हम लोग इसमें ज्यादा सेफ थे या इसमें सेफ हैं? तो इसीलिए हम लोग वहां पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी का प्रयोग करते हैं। फैक्टर ऑफ सेफ्टी का मतलब क्या हुआ? सुरक्षा गुणांक। हम लोग सुरक्षा गुणांक का प्रयोग क्यों करते हैं कि इन केस यदि किसी कारणवश उस बिल्डिंग पे या उस स्ट्रक्चर पे वहां पे हमारी लोडिंग बढ़ जाती है, तो लोडिंग यदि बढ़ जाए तो हमें क्या करना पड़े, वो स्ट्रक्चर हमारा फेल ना हो। ओके, इसी प्रकार से यदि डायरेक्ट करवाएंगे तो 4 into 100 यानी कितना हो गया? 400 किलो न्यूटन हो गया। ओके, ये दोनों हमारे अलग अलग केस थे। अब बात यहाँ पे आती है कि अभी जो मैंने आप लोगों को सिग्मा सीबीसी बताया हुआ था, ठीक, तो सिग्मा सीबीसी या एक यहाँ पे मैंने देखो डायरेक्ट बेंडिंग कंप्रेशन लिखा हुआ है, दूसरा डायरेक्ट कंप्रेशन लिखा हुआ है। एक्चुअली में बेंडिंग कंप्रेशन और डायरेक्ट कंप्रेशन इन दोनों को अलग अलग नोटेशन से हम लोग इंडिकेट करते हैं। किससे इंडिकेट करते हैं? तो देख लीजिए, मैं सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों को नोटेशंस बता रहा हूं क्योंकि अभी मैं आपके सामने यहाँ पे एक टेबल बनाने वाला हूं। यदि हमारा बेंडिंग कंप्रेशन है, बेंडिंग कंप्रेशन बेंडिंग कंप्रेशन का मैं अपने नोटेशन से यूज कर रहा हूं सिग्मा सीबीसी। ठीक, ये किस पे है? ये हमारी परमिसिबल स्ट्रेस है। ओके, वहीं पे यदि डायरेक्ट कंप्रेशन है तो डायरेक्ट कंप्रेशन के केस में यहां पर मैं नोटेशन यूज करूंगा सिग्मा सीसी। ठीक,
अब आप लोग, जो मैंने आप लोगों के सामने बताया हुआ था कि सिग्मा सीबीसी की वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, तो देख लीजिए यहाँ पे हम लोग सिग्मा सीबीसी की वैल्यू कैसे निकालते हैं। यहाँ पे एक टेबल ड्रॉ कर लीजिए। इधर सबसे पहले लिख लीजिए यहाँ पे ग्रेड ऑफ कंक्रीट। ओके, यहाँ पे लिख लीजिए परमिसिबल स्ट्रेस इन कंप्रेशन। ठीक, परमिसिबल स्ट्रेस इन कंप्रेशन, इसमें देखिए सिग्मा सीबीसी, इधर पे लिखिए सिग्मा सीसी। ठीक, सिग्मा सीबीसी हो या सिग्मा सीसी हो, इन सभी की वैल्यू न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में हम लोग कंसीडर करते हैं। किसमें होगी, इसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ठीक, तो एक क्वेश्चन यहां से आप लोगों को समझ में आया होगा कि सर जो हमारा सिग्मा सीबीसी होता है, ये सिग्मा सीसी होती है, इसकी वैल्यू किस पे डिपेंडेंट होती है, तो इसकी वैल्यू ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे डिपेंडेंट होती है। जैसे जैसे हमारा ग्रेड ऑफ कंक्रीट चेंज होगा तो सिग्मा सीबीसी और सिग्मा सीसी की वैल्यू चेंज होगी। ओके, यहीं पे हमारा क्वेश्चन ये बन जाता है, ये नोट पॉइंट करके यहाँ पे लिख लीजिए कि सिग्मा सीबीसी एंड सिग्मा सीसी डिपेंडेड ऑन depended on grade of grade of concrete। ओके, फिर ग्रेड ऑफ कंक्रीट की यहाँ पे बात आती है, तो मैंने कुछ आप लोगों को ग्रेड ऑफ कंक्रीट बताए हुए थे। कौन कौन से ग्रेड ऑफ कंक्रीट बताए हुए थे, तो मैंने जर्नली या मेनली ग्रेड ऑफ कंक्रीट को 3 पार्ट में डिवाइड किया था। कौन कौन सा, फर्स्ट था हमारा नॉर्मली ग्रेडेड, सेकंड था यहाँ पे स्टैंडर्ड ग्रेडेड, एंड थर्ड था यहाँ पे हाईली ग्रेडेड। ओके, इस नॉर्मली ग्रेड में मैंने आप लोगों को बताए हुए थे क्या, M10, M15 और M20। वहीं पे स्टैंडर्ड ग्रेड की यदि हम लोग बात करते हैं, तो स्टैंडर्ड ग्रेड में मैंने आप लोगों को बताया हुआ था M25, M30, M35, M40, M45, M50 और M55। ओके, वहीं पे हाईली ग्रेड में मैंने आप लोगों को बताया हुआ था M60 से लगा करके M80 तक। ओके, तो यहाँ पे देखिए मैंने आप लोगों के सामने क्या टर्म बताया, जो सिग्मा सीबीसी है और सिग्मा सीसी है वो किस पे डिपेंडेंट है, वो हमारा डिपेंडेंट है ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे। किस पे डिपेंडेंट है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे। इसके साथ मैंने ये भी बताया हुआ था कि एम हमारा किसको इंडिकेट कर रहा है, तो एम बता रहा है यहाँ पे मिक्स को। एम क्या बता रहा है कि ये मिक्स है। जो 10 क्या बता रहा है, 10 बता रहा है एफ सी के को। 10 बता रहा है एफ सी के को। तो एफ सी के शायद आप लोग जानते होंगे कि एफ सी के क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए मैं कुछ यहाँ पे ग्रेड इसमें मेंशन करूंगा, कौन कौन से ग्रेड यहाँ मेंशन कर रहा हूं। चलो इस टेबल को पहले और पूरा कंप्लीट कर लेता हूं। ओके, अब यहाँ पे ग्रेड लिख रहा हूं M15,
M20, M25, M30, M35, M40। ठीक, मैं सिर्फ इतने ग्रेड लिख रहा हूं, बाकी ग्रेड लिख के आप लोग खुद इनका आइडिया लगा लीजिएगा कितनी कितनी वैल्यू होती है। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने तो मैं पहले M15 की वैल्यू यहाँ पे आप लोगों के सामने नोट डाउन करूंगा, फिर इसे बताऊंगा आप लोगों को कैसे याद की जाती है, इसकी ट्रिक क्या होती है। तो जो सिग्मा सीबीसी की वैल्यू होती है M15 ग्रेड के लिए, वो 5 हम लोग कंसीडर करते हैं। कितनी कंसीडर करते हैं? 5 कंसीडर करते हैं। वहीं पे जो सिग्मा सीसी होती है, इसकी वैल्यू हम लोग 4 कंसीडर करते हैं। अब मैं इनकी कुछ ट्रिक बताऊंगा। आपने क्या देखा कि जब हमने M15 ग्रेड लिया हुआ था, M15 ग्रेड लिया है, M15 ग्रेड के लिए जो सिग्मा सीबीसी की वैल्यू है वो मैंने कितनी कंसीडर की? 5 कंसीडर की। वहीं पे जो सिग्मा सीसी है, सिग्मा सीसी की वैल्यू 4 कंसीडर की। ओके, तो कुछ यहाँ पे हमारा आइडिया लग रहा है। क्या आइडिया लग रहा है? कि सिग्मा सीबीसी यानी इसके सफिक्स में 3 वर्ड हैं। ठीक, यहाँ पे सीबीसी तीनों को काउंट करोगे 3 वर्ड हो गए। ठीक, जब 3 वर्ड हो गए तो कुछ यहाँ पे आइडिया इस प्रकार से लगा लीजिए। हमें क्या आइडिया लगाना है कि एफ सी के बाई 3। क्या आइडिया लगाना है? एफ सी के बाई 3। यहाँ पे एफ सी के की वैल्यू क्या? एक्चुअली में ये इसका स्टैंडर्ड फार्मूला नहीं है, मैं सिर्फ आप लोगों को ट्रिक बता रहा हूं। सीबीसी, सीबीसी हमारे कितने? यदि सीबीसी को काउंट करोगे तो C1, B2, C3 यानी 3 हुए। ठीक, यहाँ पे देख रहे होगे कि यहाँ पे 3 दे रखे हुए हैं। जब यहाँ पे 3 दे रखे हैं तो मैं क्या करूंगा? एफ सी के में से 3 को डिवाइड कर दूंगा। यानी तो जो हमें वैल्यू मिलेगी वो लगभग लगभग इस सिग्मा सीबीसी के बराबर मिल जाएगी, क्योंकि कहीं कहीं थोड़ा सा चेंजमेंट हमारा रहेगा भी। तो देखो, जब 3 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। वहीं पे जब सीसी वाला केस आ रहा है तो सीसी वाले केस में हमें क्या करना है? यहाँ पे सीसी वाले केस में कि जो भी हमारी एफ सी की वैल्यू हो, एफ सी की वैल्यू को 4 से डिवाइड कर दो, तो जो हमें अप्रोक्सीमेट में एक वैल्यू मिलेगी। अब आप लोग यदि 15 को 4 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? लगभग लगभग अप्रोक्सीमेट की बात कर रहा हूं मैं। अप्रोक्सीमेट में हमारा कितना आ जाएगा? यहाँ पे अप्रोक्सीमेट में यहाँ पे 4 आ जाएगा। एक्चुअली में क्यों कि यदि 4 का 4 में मल्टीप्लाई करवाते अप्रोक्सीमेट 16 आता है। ठीक, यदि आप लोग डिवाइड भी करेंगे, सिर्फ 15 में से 4 से डिवाइड करेंगे यानी 3 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, तो हम लोग क्या करेंगे? एक स्टैंडर्ड वैल्यू यहाँ पे 4 एज्यूम कर लेंगे। ओके, तो हमें सिर्फ यहाँ पे सिग्मा सीबीसी ध्यान देना है कि सिग्मा सीबीसी हमारे क्या 3 टर्म आ रहे हैं, 3 टर्म आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि लगभग लगभग 3 से डिवाइड करने के बराबर होगी। बार बार ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पे आपसे ये नहीं बोल रहा हूं कि सिर्फ ये 3 से डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आएगी इक्वल उसी के बराबर होगी। इक्वल नहीं होगी, बट किसी किसी में हमें वैल्यू इक्वल मिल जाएगी, नहीं लगभग लगभग उसके समतुल्य होगी, लगभग लगभग उसके बराबर होगी। वहीं पे सिग्मा सीसी के केस में हमें क्या करना होगा? 4 से डिवाइड करना होगा। सिग्मा सीबीसी के केस में 3 से डिवाइड करना होगा। तो चाहे तो आप लोग यहाँ पे ये फॉर्मूला यहाँ पे नोट डाउन भी कर सकते हैं। हमें क्या फॉर्मूला यहाँ पे हम नोट डाउन किया हुआ था कि एफ सी के बाई 3। ध्यान दीजिए, यहाँ पे फॉर्मूला यहाँ पे नोट भी कर लीजिए। अब इसी से रिलेटेड में देखिए, अभी आप लोगों को यहाँ पे बता भी रहा हूं एफ सी के बाई 3, और ये क्या हो गया? एफ सी के बाई 4। अब देखिए यहाँ पे, अब यदि M20 का केस देखिए, M20 के केस में यदि आप लोग 20 को 3 से डिवाइड करेंगे, 20 को ये 3 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा? यानी 6 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी 6 दशमलव कुछ आएगा। तो इसकी वैल्यू को हम लोग पूर्ण रूप में रख के क्या कर देते हैं यहाँ पे? तो यहाँ पे हम लोग कंसीडर कर लेंगे 7 कंसीडर कर लेंगे। क्यों? 7 या 21 हम लोगों को पता है कि डायरेक्टली यहाँ पे यदि हम लोग 7 का सीधा क्या करें? यहाँ पे 3 से भाग दें, यदि 20 में तो कितना आएगा? सीधा 7 हमारा वैल्यू हमें मिल जाती है। तो ये 7 हो गया। इसी प्रकार से यदि 20 में हम लोग 4 से डिवाइड करें, जब 20 में हम लोग क्या करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें वैल्यू कितनी मिल गई? यानी कुल मिला के हमें एक पूर्ण नंबर चाहिए, हमें एक पूर्ण नंबर यहाँ पे चाहिए। तो जब हम लोग इसे 20 को 4 से डिवाइड करेंगे तो सिग्मा सीसी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 5 मिल जाएगी। तो ये वैल्यू हमें 5 मिल गई। अब नेक्स्ट आ जाइए M25 पे। M25
तो एफ सी के कितना हुआ, एफ सी के यहाँ पे हमारा 25 हुआ। और जब आप लोग 25 पे 3 से डिवाइड करेंगे यानी 8 का 24, ठीक 25, ये वैल्यू यहाँ पे 25 दे रखी है, लेकिन हमारा यदि हम लोग 8 से कर रहे हैं, 8 का 24 और 9 तिया 27, यानी 24 25 27 बहुत बड़ा गैप हो गया। तो इस केस में जो इसकी M25 की वैल्यू होगी वो हम लोग 8.5 कंसीडर करेंगे। ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बताया कि हमें यदि डिवाइड भी करना है तो डिवाइड करके ये देखना है कि वैल्यू ज्यादा ना हो। जैसे हमने जब 20 लिया था, 20 के केस में जब इसे डिवाइड किया था तो कितना आ रहा था, 20 केस में जब हम लोग इसे 3 से डिवाइड कर रहे थे यानी 6 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक। वहीं पे हम लोगों ने इसकी वैल्यू इंक्रीज करके 7 मान ली थी, क्योंकि 6 पॉइंट समथिंग लगभग लगभग हमारे 7 के इक्वल है। अब बात आती है 25/3 की। 25/3 यदि हम लोग इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो 8 पॉइंट समथिंग आएगा, बट यदि इसे 9 मानेंगे तो 9 का मतलब कितना हुआ, ये वैल्यू 27 होनी चाहिए, बहुत ज्यादा हो जाएगी, ठीक। तो इस केस में इसकी जो वैल्यू हम लोग यहाँ पे कंसीडर करेंगे वो कंसीडर करेंगे कितनी, 8.5 कंसीडर कर लेंगे। हमें ये देखना कि लगभग लगभग हमें उसके इक्वल यहाँ पे वैल्यू मिल भी जाए। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, M25 के केस में 8.5 कंसीडर करेंगे। अब यदि 25 में 4 से डिवाइड करते हो, 25 में 4 से डिवाइड करते हो तो लगभग लगभग हमें वैल्यू क्या मिलती है, 6 मिलती है। ओके, तो यहाँ पे जो सिग्मा सी सी की वैल्यू होगी वो 6 होगी। अब आ जाइए 30 की। अब 30 को यदि 3 से डिवाइड करते हो तो वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, 10 मिल जाएगी। हमने यहाँ पे 10 कर दिया। अब यदि 30 को 4 से डिवाइड करते हो, 30 को यदि 4 से डिवाइड करते हो तो कितना होगा, 30 को 4 से डिवाइड करोगे यानी अप्रोक्सीमेट में हमें यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी 8 मिल जाएगी। ओके, इसके बाद 35 को यदि 3 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, 11.5 मिल जाएगी, ठीक। ये वैल्यू डिवाइड करने के बाद एक्चुअल वैल्यू नहीं है, मैंने क्या बताया था, लगभग इनके बराबर होगी, ठीक। लगभग जो वैल्यू आएंगी इनके बराबर होगी। तो M35 के केस में ये वैल्यू में कितनी मिली, 11.5 हमें मिल गई। वहीं पे जो सिग्मा सीसी है, सिग्मा सीसी की वैल्यू जो हमें मिलेगी वो 9 मिल जाएगी। ओके, फिर M40 के केस में यदि M40 को हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे करीब 13 3 39 यानी 13 आएगा यहाँ पे। वहीं पे जो सिग्मा सीसी है, सिग्मा सीसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो हमें पता है कि 9 चौको 36, ठीक, 9 चौको 36 और उसके बाद 10 चौको 40 यानी यहाँ पे हमारा क्या आ गया, 10 आ गया। तो इस प्रकार से ये वैल्यू सिग्मा सीबीसी और सिग्मा सीसी, ये वैल्यू आपको क्या करना है, ये वैल्यू हमें सबको याद कर लेनी है। ये वैल्यू आपके आईएएस कोड में भी दे रखी हुई है, ये वैल्यू हमारे आईएएस कोड में भी दे रखी है। आईएएस कोड में कहाँ दे रखी हुई है, कि जो तुम्हारी टेबल नंबर 21 है, टेबल नंबर 21, ठीक, किसमें, आईएस 456 के टेबल नंबर 21 पे ये वैल्यू ऑलरेडी वहां पे सब दी गई है। तो मैंने सिर्फ यहाँ पे आप लोगों को याद करने का एक ट्रिक बताई है, याद करने का एक तरीका बताया हुआ है कि जो सिग्मा सीबीसी है, सिग्मा सीबीसी, सीबीसी में एक्चुअली में यहाँ पे लगभग लगभग हमारे 3 वर्ड आ रहे हैं। जब सीबीसी में यहाँ पे हमारे 3 वर्ड आ रहे हैं तो हमें क्या करना है कि जो एफसीके की वैल्यू आ रही थी उस एफसीके की वैल्यू को 3 से डिवाइड करना था। ओके, एफसीके की वैल्यू को हमें 3 से डिवाइड करना था। 3 से डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू हमें मिलेगी वो किसकी मिलेगी, सिग्मा सीबीसी की मिलेगी। वहीं पे जो सिग्मा सीसी है, सिग्मा सीसी के केस में हमें क्या करना है कि यहाँ पे 4 से डिवाइड करना है। तो 4 से डिवाइड करने के बाद जो हमें वैल्यू मिलेंगी तो यहाँ पे हमें डायरेक्ट ऐसे यहाँ पे आइडिया लगा करके इसको इनको यहाँ से देख लेना है, ठीक। तो मैंने यहाँ पे एक्चुअली में जो देखो इस कोड से याद करेंगे तो हमें याद करने के लिए बहुत, हमें यहाँ पे एक आइडिया लगा के उन वैल्यू को याद करनी है। यदि हम लोग ऐसे आइडिया लगा करके उन वैल्यू को याद कर लेंगे तो हमें याद करने में भी आसानी रहेगी। मैंने यहाँ पे सिग्मा सीबीसी में वर्ड आ रहे थे, एक सी है, दूसरा बी है, तीसरा सी है। तो मैंने 300 से डिवाइड कर दिया तो लगभग लगभग जो हमें वैल्यू मिल रही है वो सिग्मा सीबीसी की मिल रही है। वहीं पे सिग्मा सीसी के केस में देख लीजिएगा, जब सीसी आ रहा है, सीसी का मतलब क्या है, सीसी का मतलब हमारा क्या है कि कंप्रेशन, और सीबीसी का मतलब क्या है, बेंडिंग में कंप्रेशन हो रहा है।
बेंडिंग कंप्रेशन है और सीसी का मतलब क्या, डायरेक्ट कंप्रेशन है। डायरेक्ट कंप्रेशन, ये बेंडिंग कंप्रेशन, डायरेक्ट कंप्रेशन मीन सीसी, बेंडिंग कंप्रेशन मीन सीबीसी। तो जब सीसी का केस है तो सीसी केस में हमें क्या करना है, उसको लगभग 4 से डिवाइड कर देना है। 4 से डिवाइड करने के बाद हमें जो वैल्यू मिलेगी, ठीक, वो वैल्यू हमें क्या हो जाएगी, सिग्मा सीसी की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, तो यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो उसे सब्सक्राइब करना और लाइक करना या शेयर करना ना भूलें। मेरे चैनल सिविल टेक बाय विनीत सर को भी सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू गाइज।